स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो है शैक्षिक समागम। और आज इसमें एक विशेषज्ञ जो बात करेंगे डिजिटल जो दुनिया विकसित हो रही है उसकी डिजिटल रेडीनेस, यानी आपकी तैयारी कितनी है, और साथ में इसमें साइबर सुरक्षा, इसके खतरे कितने हैं और उसके सुरक्षा के विभिन्न पहलू क्या हैं और उसमें कैसे हम एहतियात बरत सकते हैं या कैसे खतरा हो जाए तो क्या करें। इन सब के बारे में बात करने के लिए जो मेहमान हमारे बीच में हैं वो हैं डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव। आप एचओडी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के। आपका हार्दिक स्वागत हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं शैक्षिक समागम में, वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले चुकी है और हमारा काम भी अब उसके बिना बहुत मुश्किल से चल रहा है, या कहें कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो हमारे पास मोबाइल भी है, हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हम डेस्कटॉप, लैपटॉप और तमाम तरह के गैजेट्स, पाम टॉप, टैब्स मतलब घिरे हुए हैं। और जब नहीं होता ऐसा लगता है कि जैसे अपना कुछ छूट गया है, और हम उसकी तड़प इतनी तगड़ी होती है कि उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन इसके खतरे कितने हैं, क्योंकि ये डिजिटल तंत्र जितना दे रहा है बहुत कुछ आपसे ले रहा है, आपकी सूचनाएं ले रहा है, आपकी जानकारियां ले रहा है, आपकी गतिविधियों के बारे में जानकारी कर रहा है, आप कब क्या सोच रहे हैं यहाँ तक पहुँच चुका है। और दुनिया आगे जा रही है, मुमकिन है कि कोई चिप आपके शरीर में वाबस्ता हो जाए और बहुत कुछ आप सोचें वो अपने आप पता चल जाए। तो डिजिटल तंत्र यहाँ तक जा रहा है। डॉक्टर साहब, कितने इसके आयाम क्या क्या आप देखते हैं? देखिए, आयाम की अगर हम शुरुआत करें तो एक वक्त में ये होता था कि किसी देश की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वो उसके लिए परेशानी का सबब हुआ करती थी, और चीन और भारत इसके बड़े बेहतरीन उदाहरण दिए जाते थे। पर वही चीन और वही भारत अपनी जनसंख्या के बूते आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है, और माना यह जा रहा है कि भारत भी जल्द ही दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आई हैं, और ख़ास करके जो सूचना क्रांति हुई है। पहले ये होता था कि जैसे कि तकनीक आती थी तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती थी, समय लगता था, और तब तक उसके डूज एंड डोंट्स बन जाते थे। कि अगर आप के घर में पहली बार कोई गाड़ी आई तो उसने अपने बेटे ने अपने पिताजी को हेलमेट लगाते देखा तो उसने हेलमेट लगाना सीख लिया। पर इस व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में जहाँ बाप और बेटा दोनों एक साथ फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख रहे हैं, वो एक बड़ा मामला है। ना पिताजी को पता है कि उन्हें क्या करना है, ना बेटे को पता है उन्हें क्या करना है। तो ये गिरने संभलने का दौर है। और इस गिरने संभलने के दौर में जो टेक कंपनियां हैं वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि चीन का जो बाज़ार है वो बंद है। वहाँ पर फेसबुक या गूगल जैसी जो कंपनियां हैं उनकी एंट्री नहीं है। तो उस मायने में जो चीन का डेटा है वो बाहर नहीं जा रहा है, सारी दुनिया में कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन भारत में, भारत की पहली बात तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी विदेशी कंपनियां हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका मकसद है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। भारत में अभी लिटरेसी ही 100% नहीं हुई है, तो डिजिटल लिटरेसी की बात तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ हम खो रहे हैं वो खो रहे हैं अपनी निजता। भारत में वैसे भी प्राइवेसी कभी कोई मुद्दा रहा नहीं, और खुला समाज रहा है। और फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने क्या किया कि हमारे जैसे समाज में हमारे जीवन को एक इवेंट में तब्दील कर दिया। तो हम लोग सारे इवेंट जीवी हो गए हैं। हर चीज़ को वो नेकी कर दरिया में डाल दो, नेकी कर फेसबुक पर डाल, ट्विटर पर डाल। तो उसमें अब हमें ये पता ही नहीं कि क्या चीज़ें हमें बतानी है या क्या चीज़ें नहीं बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपना फेसबुक का प्रोफाइल बनाया, अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी मम्मी भी हैं, आपकी पत्नी भी हैं, आपके बेटे बेटी भी फेसबुक पर है, आपने पूरे रिश्तेदारी उसमें वहाँ ऐड कर दी। उसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपने 12th कहाँ से की, आपने कितनी नौकरियाँ छोड़ी पकड़ी, वो सब आपने डाल दी। अब आप ये सोचिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या ये क्लैरिटी कि आप आ क्यों रहे हैं। पर्पस क्या है? हाँ, यारी दोस्ती करने आ रहे हैं, अपने काम की मार्केटिंग करने आ रहे हैं, या कोई और कारण है। उसके बाद किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसको एक्सेप्ट कर ली कि हमारे 5,000 लोग हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो उसको शेयर कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं। भाई, आपके जन्मदिन पर दूसरों की रुचि क्यों होगी? आप क्यों अपने आप को इतना महत्वपूर्ण माने बैठे हुए हैं? आप उन लोगों के साथ जन्मदिन मनाइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मायने रखते हैं, जिनके लिए आप महत्वपूर्ण है। पर ऐसा नहीं हो रहा है, और उन सब में हम खोते चले जा रहे हैं अपनी निजता, और इन्हीं निजता से
फिर और जो डिजिटल समस्याएं हैं या जो आपकी डिजिटल ब्रीच वो शुरू हो जाती है। जैसे ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे मैं कहूँ कि भाई आपके बैंक का क्या पासवर्ड है, आप कहेंगे कि मैं नहीं बताऊंगा। जाहिर सी बात है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब हम पासवर्ड क्या बनाते हैं, तो पासवर्ड में अपनी पत्नी का नाम, अपना जन्मदिन, अपनी गाड़ी का नंबर, अपना कुत्ते का नाम, अपना मोबाइल नंबर। अब आप जरा सोचिए कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पब्लिक कर रखी, तो कोई भी एक स्मार्ट आदमी जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और अगर वो हैक करना चाह रहा है या तो आपके सुरक्षा ढांचे में चोट पहुंचाना चाह रहा है, सेंधमारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए कितना आसान, 3-4 तो हाँ अटेम्प्ट में करेगा कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो फिर ये भी एक मामला होने लग गया कि भाई अपने पासवर्ड आप कैसे बनाएं। इसके ऊपर अब जो टेक कंपनियां हैं वो वर्कशॉप करा रही हैं कि पासवर्ड बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आप देखें, आपने तो इंटरनेट की शुरुआत से आप देख रहे हैं कि पहले पासवर्ड 1 2 3 4 5 हम लोग बना देते और ये बताते हैं सबको, हाँ, आदत पड़ी हुई है, आसान रहेगा। अब आप देखें कि अब उसमें स्मॉल कैप्स हो गया है, एक न्यूमेरिक हो गया है, एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया है। तो ये बता रहा है कि जो उन आज से 10-15 साल पहले हम लोग जो पासवर्ड बना रहे थे वो अब आसानी से हैक किए जा सकते हैं, ट्रैक किए जा सकते हैं। तो अगर आप नहीं समझेंगे और अभी नहीं संभलेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे। तो आपको तो ये लग रहा है कि इंटरनेट आपके जीवन को आसान बना रहा है, पर एक्चुअली वो आपके जीवन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि आभासी दुनिया के खतरे बहुत होते हैं चूँकि हम जानते नहीं, और जब हम खतरे का शिकार होते हैं तब हम जानना शुरू करते हैं, और जब तक पूरी बात जानते हैं तब तक वो बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता है। डिजिटल दुनिया हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है और उसका उपभोग कितना करें, वैसे ही है जैसे चिकित्सा विज्ञान हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम उसका कितना उपयोग करें। अधिक औषधियों का सेवन करेंगे तो नुकसान होगा, समय पर औषधियों का सेवन नहीं करेंगे तो भी नुकसान होगा, नहीं जानेंगे तो भी नुकसान होगा, ज़्यादा जानेंगे तनाव होगा तो भी नुकसान होगा। कितना जाने ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। इसमें एक तो ये जागरूकता का भी दायरा बहुत बड़ा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट मोबाइल कौन से आ रहे हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम की जो तकनीक है उससे हमें ज़्यादा स्पीड कैसे मिलेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे देख लेंगे। और हम ज़्यादा देखते चले जाते हैं, लेकिन कभी हम नोट नहीं करते कि हमने आज दिन भर में क्या देखा। हम ये भी नोट नहीं करते कि जो देखा उसमें क्या पाया, और जो पाया उसका हमने कितना उपयोग किया, और उपयोग किया तो वाकई हम उसको ध्यान रख पा रहे हैं। कई बार ये भी है, पहले लोग डिजिटल डायरी रखते थे, उससे पहले लोग पेपर की डायरी रखते थे। अब पेपर भी डायरी भी बाहर हो गई, डिजिटल डायरी भी हो गई। अब नोट्स तो हैं लेकिन उपयोग कोई नहीं करता, और जो कर लेता वो ये भूल जाता है कि मैंने लिखा क्या था। नंबर हम सेव तो करते हैं, लेकिन जिसका नंबर सेव किया उसका नाम स्मृति से चला जाता है। तो ये जो खतरे हैं, कितने खतरे हैं, ये तो हो गए जो व्यवहारिक खतरे हैं। इसके डिजिटल खतरे आपने कुछ बताए, और क्या क्या खतरे हैं? देखिए, और जो खतरे की बात अगर हम बोलें तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी एक कैस्परस्काई जो एंटीवायरस बनाते हैं उन्होंने एक रिसर्च की थी, और उस रिसर्च में आया कि इंसान की याददाश्त पे बड़ा असर पड़ रहा है। अगर आपको याद हो, और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना हो, कि जब हम लोगों के घर में लैंडलाइन नंबर लगे थे तो 8-10 नंबर तो हम लोगों को यूं ही रटे होते थे, ये इनका है। पर अभी मैं आपसे कहूं कि भाई आप 10 नंबर बता दीजिए, आपके मोबाइल में जितने उसमें से कोई 10 नंबर आप बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। अपने इष्ट मित्रों के बता दीजिए। हाँ, तो भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो याददाश्त पे एक तो जो बड़ा असर पड़ रहा है। उसके अलावा कुछ नई तरीके की मानसिक बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, जैसे फोमो है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपसे या किसी भी से कहा जाए कि भाई अपना 2 घंटे के लिए मोबाइल आप अलग कर दीजिए, उसको नहीं टच करना, वो नहीं रख पाएगा, उसको परेशानी होने लग जाएगी। वो ट्रेनिंग हो गई है, हाँ, बॉडी की ट्रेनिंग हो गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि किसका मैसेज आ जाएगा, कहीं छूट ना जाए, किसी की कॉल ना आ जाए। भाई आप कौन है? आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये जो इवेंट वाला मामला है वो हमारे जीवन पे चला गया। दूसरा जो मामला है एक और आया है, वो आया है डिजिटल ईगो। और डिजिटल ईगो, और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो छुट्टियां तो हम अपने लिए मनाने जाते हैं, लेकिन आप ये देखें और आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी अच्छी जगह पर गए, पहुंचे, तो आपको ख्याल आता है कि तुरंत हम एक फ़ोटो ले लें ना, उसको इंस्टाग्राम पे डाल दें। अब क्या हो रहा है, आप जिस जगह हैं उस जगह का लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इससे कितने लाइक्स आएंगे, कितने लोग वही देख रहे हैं बार-बार, और वो वही देख रहे हैं। तो फिर छुट्टियों का, या जिसे बोलते हैं लेजर पीरियड, कि आप बैठे हैं, तारों को देख रहे हैं, पानी में पैर डाल करके बैठे हैं, वो सारी चीजें तो हो ही नहीं रही हैं। अब सारा का सारा काम मैकेनिकल हो गया। अब आप कह रहे हैं कि साहब तनाव तो जा नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप घूम आइए, हम घूमने तो चले गए, अब समुद्र के किनारे चले गए, पहाड़ के किनारे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? दिमाग में तो आपके वही सारी चीजें चल रही हैं, तो आप कट नहीं रहे हैं चीजों से।
तो ये मामला है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उससे अनावश्यक हम शक करने लग गए। जैसे कि मान लीजिए कि आप मेरे फेसबुक मित्र हैं और आपने कोई मुझे मैसेज किया, अब उसके बाद मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मैंने देख लिया कि हाँ वो मैसेज है, अब आपने देखा कि उन्होंने मैसेज तो सीन कर लिया लेकिन जवाब नहीं दिया, तो ये बड़े भारी विद्वान समझ रहे हैं अपने आप को, ये ईगो है, ये ईगो है, कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, लिखते मुझे इग्नोर मार रहे हैं। अब भाई आप ये बताइए कि अगर आपके 2-4 हज़ार दोस्त हैं और सब ऐसे ही सोचने लग जाएंगे तो आप इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? और क्यों होना चाहिए? अगर आपको ऐसे ही लगता है तो आप मिल लीजिए, आमने सामने बैठ लीजिए, फोन कर लीजिए, खाना पीना घर चले जाइए, वो सब हम नहीं करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि मानसिक स्तर पर, और ये जो फियर ऑफ फोमो वाला जो मामला है कि मिसिंग आउट, चीन में तो इस तरीके के बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं जहां डिजिटल डिटॉक्स की बात होने लग गई है। भारत में आ तो गया है मामला, लोग मान ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आप अभी नहीं चेतेंगे तो आपको भी किसी डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर मुकुल ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। सरकार ने कई जगहों पर फ्री मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज दे दी हैं आपको, रेलवे स्टेशंस पर, बस अड्डों पर, या महत्वपूर्ण बाज़ारों में, मॉल में। वहाँ की बहुत सी तस्वीरें वायरल होती हैं, लोग सड़क के किनारे एक साथ खड़े होकर मोबाइल में लीन हैं। बहुत सी जगहों पर वो बैठे हैं, कई लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं, एयरपोर्ट पर फ्लाइट छूट जा रही है, या रात में वो कोई कमिटमेंट करते हैं वो भूल जा रहे हैं, या इतना लंबा इंगेज्ड हैं कि उनकी आंखों की ड्राइनेस हो रही है, आंखों की बीमारियां बढ़ गई हैं। आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो उंगलियों की बीमारियां हो गई हैं, क्योंकि सारा तंत्र ठीक से काम न करते हुए एकांगी होता जा रहा है। आप गलत पॉस्चर में बैठ करके आप ये काम कर रहे हैं, आपके शरीर में स्पॉन्डिलाइटिस या अन्य तरह के व्याधियां खड़ी हो रही हैं। ये भी खतरे हैं, शारीरिक खतरे, और साइबर के खतरे तो आपके हैं ही। दूसरा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण जानकारी जब आप ये बता रहे थे कि ये जो दुनिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जा रही, हमारे भारतीय समाज इसको बड़ा गंभीरता से लेता नहीं है। वो कहता है कि साहब हम तो खुद ही बताते थे सब कुछ, मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरा काम, तो उसको ये गंभीरता समझ में नहीं आ रही कि हम जो जानकारी बता रहे हैं तो हमारी आदत का हिस्सा है, और लोग जान जाएंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन बिगड़ता क्या क्या है और कैसे है, और पूरी दुनिया का जो तंत्र है वो इसको कैसे उपभोग करने के लिए भारत पर गिद्ध नजरें गड़ाए बैठा है। इसी को बोलते हैं कि 21वीं शताब्दी की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है वो हुई है कि इंसान डेटा बन गया है। आप सिर्फ एक आंकड़ा हैं, और वो आंकड़ा बहुत सारे लोगों के लिए बड़े महत्व का है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जो डार्क वेब है या जो इंटरनेट की काली दुनिया है, वहाँ पर आंकड़ों की बड़ी बोलियां लग रही हैं, एकदम सेल लगी हुई है, और लोग आंकड़ों की तलाश में भटक रहे हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे कि अभी आपके पास कोई SMS आता है, तो आपने सोचा कि हाँ भाई कोई ऐसा होगा मार्केटिंग कंपनी का। अब आप ये सोचिए कि आपका नंबर उस मार्केटिंग कंपनी के पास कैसे गया, कैसे पहुंचा। तो जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं कहीं, वो आपसे एक मोबाइल नंबर आपका मांगते हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे झटका लगता है कि यार मेरा जो कुछ हिस्सा है वो जा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मोबाइल नंबर नहीं देता हूँ कि भाई आप मेरा ईमेल ले लीजिए अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे मेरे साथ है, और उसके साथ अगर इंटरनेट खुला हुआ है तो वो एक खतरनाक सिस्टम में बदल जाता है, दिनचर्या रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, सब कुछ। और अभी हम लोग इस स्टूडियो में बैठ करके ये सारी बातें कर रहे हैं और मेरे मोबाइल का इंटरनेट चल रहा है, और ये जो टेक कंपनियां हैं, जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे मोबाइल में है, अगर वो चाहें तो हमारी आवाज़ सुन सकती हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निजता जो है, जिसको कि भारत में बिल्कुल तरजीह नहीं दी गई, और दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखती है, और उससे क्या हो रहा है कि लोग ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं, लोगों को मेंटली हैरेस किया जा रहा है, और किसी के घर का पता मान लीजिए कि किसी सोशल मीडिया पर आ गया, तो वो उसका घर कितना वल्नरेबल हो गया इस तरह तरह के लोगों से भरे हुए संसार में, कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, ये सारी दुनिया को पता पड़ जा रहा है, जो कि पहले इंटरनेट के आने से पहले उसमें बहुत लंबा वक्त लगता था। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने चेक इन किया, अब आप खाना खा रहे हैं, आप फ़ोटो डाल रहे हैं, अब आपका घर में ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं है, अब उसको कोई चोर भी देख सकता है, कोई कन्फर्म कि भाई इस घर में कोई नहीं है, अब चलो इस वक्त यहाँ पर कुछ काम, मुफीद मौका है। हाँ, आगे बात करेंगे एक छोटा सा अंतराल के बाद, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर पे चोरी ही नहीं और कितनी तरह की चोरियाँ आपके इस छोटे से अनजान व्यवहार या लापरवाह व्यवहार या कहें चूक से मुमकिन है, और कितने तरह के वारदातें अंजाम दी जा रही होंगी इसी क्षण पूरे देश में या दुनिया में
वो है साइबर का जरिया। लेकिन एक छोटा सा अंतराल, आप देखते रहिए रेडियो जय घोष, सुनते रहिए हमारा रेडियो, और साथ में यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़िए और अपने फीडबैक्स भी देते रहिए। एक अंतराल के बाद लौटते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आज शैक्षिक समागम कार्यक्रम में अपने साथी, आज के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से। आप विशेषज्ञ हैं साइबर दुनिया के, और साथ में आप चूँकि जनसंचार के प्रोफेसर हैं, और साथ में आप एचओडी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये जो खतरे हैं चोरी तक हो रही है। बहुत से लोग स्टेप बाय स्टेप की जानकारी देते हैं कि अभी जाने वाले हैं, प्लान किया है तो किस तारीख को जाएंगे वो भी पोस्ट कर देते हैं। फिर वो घर से निकल रहे हैं, आई एम फ्लाइंग, आई एम मूविंग, वो भी डाल देते हैं। फिर वो कहाँ जा रहे हैं और लोकेशन को भी सेलेक्ट करके डाल देते हैं। फिर वो साथ में नियर बाई दोस्त भी हैं, आप चले हैं तो कितनी दूर हैं तो वो भी बताता है। तो कई दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको मुफीद मौका मिलता है। तो इतनी चोरियों की वारदातें दर्ज हुई हैं और बहुत से लोग डिजिटल मीडियम का फ़ायदा ले रहे हैं। और किस किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है या आगे बढ़ा रहा है, या अपने परिवार में भी विघटन का कारण बन रहा है? परिवार में भी विघटन का कारण यही बन रहा है कि आपको वो जो आभासी मित्र हैं वो ज़्यादा लुभा रहे हैं, जिनसे आप मिले नहीं हैं, जिनको कभी आपने देखा नहीं है, और घर में माता पिता पत्नी भाई बहन बैठे हुए हैं, उनसे बात करने का आपके पास वक्त नहीं है। इसे बोलते हैं ना पहचान का संकट या एक आइडेंटिटी क्राइसिस। दुर्भाग्य से हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि जिस समाज में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पर बहुतेरे लोगों को पहचान का संकट है, और इस तरीके की चीज़ें विकसित देशों में नहीं हो रही। मतलब उन लोगों ने इंटरनेट के जो मैनर्स हैं वो डेवलप कर लिए हैं और उसे उस हिसाब से उन्होंने अपने जीवन में ढाल रखा है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी कि अपनी निजता या अपनी प्राइवेसी के बारे में हमें सोचना होगा। भारत सरकार लंबे समय से इस पर जो है एक कानून पर काम कर रही है। अभी वो कानून पास नहीं हो पाया है, लेकिन वो लग जाएगा तो भाई हमारे डेटा का क्या होगा। हमने किसी को फ़ोन नंबर दिया, वो फ़ोन नंबर किन किन लोगों तक कहाँ जा रहा है, इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है, और उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उस डेटा को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो जिसे बोलते हैं कि हमारा जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कितनी प्रभावित की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितना बोलने में मैं आसानी से बोल जा रहा हूँ वो हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डाल रही हैं, और ये एक बहुत गंभीर बात है जिस पर हमें ध्यान से सोचना होगा, खास करके भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, कि आपके सोचने के तरीके को ही प्रभावित कर दिया जाएगा। तो जिसे बोलते हैं कि जो बहस की गुंजाइश रहती है या जो विभिन्न पक्ष रहते हैं किसी भी समस्या या वस्तु के, वो आप जानेंगे नहीं, और जो तो संवाद की भी जो है बड़ी समस्या हो जाएगी। कि मान लीजिए आप किसी एक खास विचारधारा को फॉलो करते हैं फेसबुक पर, आपने 50 उसी तरीके के विचारधारा के लोगों को फॉलो कर लिया। अब जो दूसरी विचारधारा है उनके बारे में आपको पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो आप उसका विरोध करेंगे बगैर किसी तर्क के कि नहीं, जो हम जानते हैं वो सही है। और इसीलिए फेसबुक या सोशल मीडिया की बहसें किसी अंत पर नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि वो मामला यही है कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही आप अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इससे और आगे बढ़ेंगे जानने के लिए, तब आपको ये बात पता चलेगी। हम लोगों को पता चल रही है, तभी आज हम इस बहस मुबाहिसे में शामिल हैं, ताकि हम उस गलती के हिस्से न बने, और अगर गलती से बन गए हैं तो जितनी जल्दी हो उससे बाहर निकलें और कुछ ऐसे तंत्र बनाएं कि दोबारा इसके शिकार ना हों। अभी बड़ा संकट आ रहा है कि जब जैसे बेमौसम बारिश आपको बहुत परेशान करती है, नुकसान करती है खेती का, प्रकृति का, अपने व्यवस्था का, दिनचर्या का, वैसे ही बेमौसम या बेवक्त कॉल्स, बेवजह मैसेज या व्हाट्सएप अधिक जब आने लगते हैं तो आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, प्रोफेशनल्स का काम प्रभावित होता है। आपके अब बहुत सी कंपनियों ने इसको प्रतिबंधित किया है कि फ़ोन आप लेकर नहीं बैठ सकते, फ़ोन को लॉकर में डाला जा रहा है, आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लॉक किया जा रहा है। अब आप देखिए कि एक नया खर्चा बढ़ गया, एक नई समस्या बढ़ गई, और आप भी अपने काम पर ध्यान नहीं रख पाएंगे क्योंकि बाकी घंटे तो अपने घर में उस आदत के शिकार हैं। तो अब आप कंपनी के विरुद्ध हैं, अपने बॉस के विरुद्ध हैं। यहाँ बॉस इज़ ऑलवेज राइट नहीं है, बल्कि बॉस इज़ नाउ रॉन्ग साइड, और आपके उन संबंधों के खटास आपकी नौकरी को प्रभावित कर रही है, और नौकरी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, और जीवन आपके दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, और सब कुछ प्रभावित हो रहा है। अब बचे कैसे? इस सिक्योरिटी का तंत्र कैसे विकसित करें? एक तो व्यक्ति के जीवन में, दूसरा उन जो उपभोग की जो ये भी हम उपयोग कर रहे हैं डिजिटल का, उसको कहाँ कहाँ कंट्रोल करें,
इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखिए, एक जैसे हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें, फेसबुक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप पहले ये क्लैरिटी लाएं कि आप किस मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप फेसबुक पर नए मित्र ढूंढने निकले हैं, तो फिर वहाँ पर आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा साझा ना करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि फेसबुक पर उन लोगों को बिल्कुल दोस्त ना बनाएं जिनसे आप कभी मिले ना हो। अगर आप मिल करके पहचान लें, उसके बाद उनके मित्रता निमंत्रण को भेजें या स्वीकारें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस माया जाल में ना फंसे कि फलां की तस्वीर बड़ी अच्छी है, फला बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो आपकी मित्र मंडली में होना चाहिए। वो भी आजकल एक तरीके का स्टेटस सिंबल हो गया है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। और अगर आप मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, अपने काम का मुजाहरा करने आ रहे हैं, तो फिर आप अपनी ना तो कोई व्यक्तिगत तस्वीरें डालें, ना अपने परिवार की तस्वीरें डालें, आप अपने काम की तस्वीरें डालें, आप अपने काम से संबंधित बात करें। मैसेंजर पर अनजान लोगों से बात ना करें। आप इतने अकेले हैं तो वाकई में लानत है कि आपको अनजान लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ रही। थोड़ा आंखें खोलिए, इधर उधर देखिए। आपके अपने माता पिता, आपके पुराने अजीज़ दोस्त, वो आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक मृत तृष्णा है, और अगर आप इसके पीछे भागते रहेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, अवसाद मिलेगा, समय नष्ट होगा, और जो जीवन की उपयोगिता है उस काम में जो आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे वो आप नहीं दे पाएंगे, और आपका जीवन यूं ही बेकार हो जाएगा और जीवन का आनंद आपसे छिन जाएगा। और ये आनंद ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का कुछ लक्ष्य है जो हम नहीं पहचान पाते, वो जानना है। मैं अध्यात्म की तरफ नहीं ले जा रहा, लेकिन जीवन की सुरक्षा, शांति, सुकून और आपका जीवन सरल हो, ये बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए, सुनते रहिए हमारे रेडियो जयघोष के इस प्लेटफॉर्म को और हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ ऐसे ही विशेषज्ञ आते रहेंगे। शैक्षिक समागम में हमने बहुत महत्वपूर्ण बात की। चलते चलते मैं ज़रूर कहूँगा कि जो डेटा है उससे आपको आर्थिक चोट भी पहुंच रही है, क्योंकि आप जब फेसबुक या ऐसे मीडियम पे ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपने स्पाउस का नाम, फैमिली की डिटेल्स, अपना पता, जितने भी आप विवरण देते हैं, आपके अकाउंट को हैक करने के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। यानी दुश्मन के लिए सारे तरकश के तीर आपने उसे सौंप दिए। अब आपका जीवन खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, कितने इस तरह के अपराध हो रहे हैं? बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब आप देखिए कि पहले तो सिर्फ फिशिंग का मामला होता था, अब स्पूफिंग, हैकिंग, और एक मामला इसी में है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपका एक वर्चुअल अवतार क्रिएट कर दिया जा रहा है। आपकी पहचान भी आपकी पहचान भी खतरे में है। तो हालांकि वो एक बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, पर मैं इन अ नटशेल आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि फेसबुक पर आपने तस्वीर डाली या ट्विटर पर आपने तस्वीर डाली या कुछ लिखा, उसके बदले में आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, पर वो कंपनियां पैसे कमा रही हैं, मोटा पैसा कमा रही हैं। कि जब कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला हुआ था और फेसबुक पर जो जुर्माना लगा था, उनका दे देंगे साहब। माना ये जा रहा है कि मतलब ज्ञात मानव सभ्यता के इतिहास में इतना बड़ा जुर्माना किसी कंपनी पर नहीं लगा, और उनके लिए उन्होंने धूल झाड़ दी। तो आप कविताएं लिख रहे हैं, आप कहानियां लिख रहे हैं, पर उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हाँ, और वो जो आप बांटे दे रहे हैं, और आप बांटे दे रहे हैं। फिर आप पर आपका कॉपीराइट नहीं हो जा रहा है, फिर आपके ही कविता को कोई दूसरा अपने नाम से गा रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें पब्लिक क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि आप में थोड़े आत्मविश्वास की कमी है और शायद जानकारी पूरी नहीं है। तो अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप अपनी कीमत पहचानिए और अपनी अमूल्य चीज़ों को यूं ही पब्लिक मत कर दीजिए। और अगर वो लोग पैसे कमा रहे हैं तो आपको भी इस पैसे का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, तब तो आप इन कंपनियों को कंट्रीब्यूट करें, वरना क्या ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। ये वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है, ये चर्चा भी सामान्य चर्चा नहीं है, ये आपके जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे, आप सदुपयोग तो करेंगे, दुरुपयोग का शिकार नहीं होंगे, और आप एहतियात बरतेंगे, जो कि ज़रूरी है और आपके लिए करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अमल करते हैं और जीवन बदलते हैं, बेहतर जीवन को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जयघोष से जुड़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, और इसे अन्य दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए। मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन एहतियातन उतना ही जितना ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत